सभी को। इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कनेक्ट कैसे करते हैं। पिछले क्लास में हमने देखा था कि न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन किन कंपोनेंट से होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स जब जुड़ते हैं तो वो किस मैनर में जुड़ते हैं, कौन सी पोजीशन पे जुड़ते हैं टू फॉर्म अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हमारा डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, यानी कि कोई भी न्यूक्लिक एसिड हो सकता है। न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हम देखते हैं तीन कंपोनेंट से होता है। एक तो हमारा नाइट्रोजनस बेस, दूसरा शुगर एंड तीसरा फॉस्फेट ग्रुप। इस फिगर में आपको हमारा नाइट्रोजनस बेस, देन ये राइबोज शुगर या डीऑक्सीराइबोज शुगर, अगर डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोज शुगर, एंड हमारा थर्ड ग्रुप दैट इज फॉस्फेट ग्रुप नजर आ रहा है। तो ये हमारा एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। यहाँ राधे राधे सभी को, वेलकम टू श्वेताज बायोवर्स। आज के वीडियो में हम जानेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बारे में। इसमें अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, चेन फॉर्मेशन का डायरेक्शन क्या होता है एंड बॉन्ड फॉर्मेशन का डायरेक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारा फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, जिसमें हमारा प्यूरीन 9th पोजीशन पे शुगर के फर्स्ट प्राइम पोजीशन पे फ्यूज किया है एंड जो रिजल्टिंग बॉन्ड बनता है ये हमारा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं कि हमारा 5th प्राइम पोजीशन जो है शुगर का, ये बाइंड कर रहा है फॉस्फेट ग्रुप के साथ, और फॉस्फेट ग्रुप के साथ बाइंड करने के लिए यहाँ पे OH CH2OH में से H का रिमूवल होता है, जिसकी वजह से फॉस्फेट ग्रुप आकर के यहाँ पे जुड़ता है, तो ये हमारा एस्टर बॉन्ड यहाँ पे बनता है। सिमिलरली जब हम देखते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड के बाद जब सेकेंड न्यूक्लियोटाइड कनेक्ट होता है हमारा, तो ये हमारे 3 प्राइम पोजीशन पे OH में से H के गायब होने पे, H के डिसॉल्व होने पे फॉस्फेट ग्रुप के साथ में बाइंड करता है। अगेन ये हमारा कहलाता है एस्टर बॉन्ड। सेकेंड में हमें दिख रहा है CH2OH में से अगेन H यहाँ पे गायब है और इसकी वजह से यहाँ पे भी एक एस्टर बॉन्ड बनता है। तो हमारे यहाँ पे 2 एस्टर बॉन्ड्स दिख रहे हैं। कब? जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ में बाइंड कर रहा है, ठीक है, टू फॉर्म अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो इस बॉन्ड को जहां पे हमें 2 एस्टर बॉन्ड दिखते हैं, इसे हम डाई एस्टर बॉन्ड कहते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा सेकेंड न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब सेकेंड के साथ जब थर्ड वाला बाइंड करेगा तो अगेन यहाँ पे हमें 2 एस्टर बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे और इसे हम कहेंगे डाई एस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो 2 न्यूक्लियोटाइड्स के फॉस्फेट और शुगर के बीच में हमें डाई एस्टर बॉन्ड देखने को मिल रहा है। सबसे पहला जो हमारा न्यूक्लियोटाइड होगा, इसका 5th प्राइम एंड पे सिर्फ एक एस्टर बॉन्ड होगा, जिसकी वजह से हमारा फॉस्फेट जुड़ता है, और ये हमारा 5 प्राइम एंड यहाँ पे हमें फ्री नजर आ रहा है। सिमिलरली अगर आप थर्ड न्यूक्लियोटाइड का 3 प्राइम पोजीशन देखिए और यहाँ पे अगर मान लीजिए कि ये आखिरी न्यूक्लियोटाइड है, इसके बाद कोई चौथा न्यूक्लियोटाइड जुड़ा नहीं है, तो इसका 3 प्राइम एंड फ्री है, ठीक है। दैट मीन्स हमारा जो चेन का फॉर्मेशन हो रहा है, एक डीएनए का जो चेन फॉर्म हो रहा है, वो हमारा इस 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में फॉर्म हो रहा है, हम कह सकते हैं। सो चेन फॉर्मेशन का डायरेक्शन हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो जाता है, ठीक है। दिस इज चेन फॉर्मेशन का डायरेक्शन। इसी तरीके से आपको एनसीईआरटी में एक बॉन्ड फॉर्मेशन का डायरेक्शन भी दिया है। बॉन्ड फॉर्मेशन का डायरेक्शन जो है वो इसके जस्ट ऑपोजिट होता है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। काफी लोग इस पार्ट को स्किप कर देते हैं, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव पर्पज से, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए ये 3 प्राइम एंड पे क्या हो रहा है कि हमारा इस शुगर का 5 प्राइम एंड जो है ये जाकर के अटैक कर रहा है, ठीक है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। सिमिलरली न्यूक्लियोटाइड के कनेक्शन के लिए अगेन यहाँ पे 3 प्राइम एंड पे ये 5 प्राइम एंड जो है वो जाकर के अटैक कर रहा है। तो डायरेक्शन हमें क्या दिख रहा है, डायरेक्शन हमें यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट दिख रहा है, यानी कि 3 से 5 के डायरेक्शन में, ठीक है। 3 to 5 के डायरेक्शन में हमें बॉन्ड बनता हुआ नजर आ रहा है।
ये देखिए 3 से 5 के डायरेक्शन में बॉन्ड बन रहा है, अगेन यहाँ पे 3 से 5 के डायरेक्शन में बॉन्ड बन रहा है। तो ये जो है ये हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन का डायरेक्शन है, जो कि चेन फॉर्मेशन के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। तो हमारा काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है कि चेन फॉर्मेशन का या बॉन्ड फॉर्मेशन का डायरेक्शन क्या होता है। आपको याद होना चाहिए चेन फॉर्मेशन का डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, जबकि हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन का डायरेक्शन इसके ऑपोजिट यानी कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम के डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज गौर कीजिएगा कि हमारे ये जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं, हर एक न्यूक्लियोटाइड में, एक में प्यूरीन है तो दूसरे में पिरिमिडीन है, फिर से एक में प्यूरीन है तो फिर से दूसरे में पिरिमिडीन होगा। तो ये ऑल्टरनेट में प्यूरीन एंड पिरिमिडीन्स क्यों चल रहे हैं? ठीक, ये जानने से पहले कि प्यूरीन प्यूरीन के साथ बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, पिरिमिडीन पिरिमिडीन के साथ क्यों नहीं बॉन्ड बनाता, हम जानते हैं रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी। ठीक है, रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी क्या होता है? सबसे पहले तो डीएनए जो है ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें कि एक हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो दूसरा हमारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, एक दूसरे के एंटी पैरेलल, उल्टे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी क्या कहता है कि एडेनिन जो है ये हमेशा थायमीन के साथ में डबल बॉन्ड बनाएगा और गुआनिन जो है ये हमारे साइटोसिन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ये जो बॉन्ड हमारे बीच में बन रहे हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, तो एडेनिन थायमीन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड रहेगा, गुआनिन साइटोसिन के साथ में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा इस तरीके से नाइट्रोजनस बेसेस जो होते हैं वो बीच में प्रोजेक्टेड होते हैं, जबकि हमारा ये जो बैकबोन है यानी कि डीएनए का बैकबोन जो है ये शुगर फॉस्फेट से बना होता है और जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं वो इस तरीके से सेंटर में प्रोजेक्टेड होते हैं। ठीक है, शुगर के साथ में जुड़े होते हैं और यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसेस। तो अगर ये हमारा 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में, तो नेक्स्ट स्ट्रैंड जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री है ये हमारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम यानी कि एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होगा। अगेन यहाँ पे शुगर फॉस्फेट एंड शुगर फॉस्फेट इस तरीके से बैकबोन होगा और शुगर के साथ में नाइट्रोजनस बेस, फिर से यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस प्रोजेक्टेड होगा, फिर से यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस प्रोजेक्टेड होगा। तो ये हमारा 2 स्ट्रैंड्स होता है डीएनए का। ठीक है, अब इसमें हम जब नाइट्रोजनस बेस की बात कर रहे हैं तो ये यही है, ए डबल बॉन्ड टी, जी ट्रिपल बॉन्ड सी, फिर अगेन ए डबल बॉन्ड टी। लेकिन अगर ये आरएनए है तो आरएनए का क्या केस है कि ए डबल बॉन्ड यू के साथ यानी कि यूरेसिल के साथ बनाएगा, बिकॉज थायमिन विल बी रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है कि अगर मान लीजिए ये हमारा क्या है प्यूरीन, एडेनिन है, जी गुआनिन होता है ना, तो अगर एडेनिन गुआनिन के साथ में बॉन्ड बनाएगा तो इसका ये देखिए इसका जो चौड़ाई है, इसका जो विड्थ है वो इतना है। ठीक है, वहीं अगर मान लीजिए हमारा साइटोसिन जो है ये बनाएगा हमारे थायमीन के साथ में बॉन्ड, तो इसका कितना हो जाएगा वेट, कम हो जाएगा कंपेयर टू हमारा जब प्यूरीन बना रहा है। अगेन फिर से अगर मान लीजिए एडेनिन हमारा गुआनिन के साथ में बॉन्ड बनाएगा तो फिर से इसका क्या होगा, वेट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि डीएनए के स्ट्रक्चर में एक अनस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, दिख रही है यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे ये चौड़ा हो जा रहा है, यहाँ पे पतला हो जा रहा है, फिर यहाँ पे वेट बढ़ जा रहा है, फिर यहाँ डिक्रीज हो जाएगा। तो इसकी वजह से डीएनए का जो स्ट्रक्चर है हमारा या पॉलीन्यूक्लियोटाइड का जो स्ट्रक्चर है वो अनस्टेबल हो जाएगा और इसी वजह से हमेशा हमारा एडेनिन जो है वो थायमीन के साथ में यानी कि एक जो प्यूरीन है वो दूसरे पिरिमिडीन के साथ में बाइंड करेगा और अगर हमारा एक पिरिमिडीन है तो वो दूसरे प्यूरीन के साथ में बाइंड करेगा। ठीक है, तो अब ये स्ट्रक्चर अगर आप देखिएगा रिजल्टिंग, तो देखिए ये किस तरीके से यहाँ पर ऐसे बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसे है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है
कि यहाँ पे पेरीमीटर या फिर बोल लीजिए तो विड्थ जो है डीएनए का वो इक्वल रह रहा है, और इसी वजह से हमारा क्या होगा कि प्यूरीन जो है वो पिरिमिडीन के साथ में ही बॉन्ड बनाएगा। और रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी आपको याद रखनी है। आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि बैकबोन ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ, या फिर बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप ऑफ, सो इट इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट बॉन्ड। ठीक है, बैकबोन हमेशा शुगर फॉस्फेट का बना होता है, नाइट्रोजनस बेसेस अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड होते हैं। अब हम एरविन चारगाफ रूल के बारे में पढ़ेंगे। एरविन चारगाफ का रूल कहता है हमेशा कि एडेनिन विल बी इक्वल टू थाइमिन एंड गुआनिन विल बी इक्वल टू साइटोसिन। ये बॉन्ड नहीं शो कर रहा, दिस इज इक्वल टू का साइन है ना। तो एडेनिन यानी कि एक डीएनए में जितना एडेनिन होगा थाइमिन का नंबर उतना ही होगा, एंड एक डीएनए में जितना गुआनिन होगा उतना ही साइटोसिन का नंबर होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो सपोज दिस इज ATGCCAT, ठीक है, और इसके कॉम्प्लीमेंट्री हम बनाते हैं। तो कॉम्प्लीमेंटैरिटी का रूल हमें पता है कि A हमेशा डबल बॉन्ड थाइमिन के साथ बनाएगा, T हमेशा डबल बॉन्ड एडेनिन के साथ बनाएगा, एंड गुआनिन हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड साइटोसिन के साथ बनाएगा, C हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड गुआनिन के साथ बनाएगा, अगेन हमारा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड गुआनिन के साथ, डबल बॉन्ड थाइमिन के साथ, डबल बॉन्ड एडेनिन के साथ। तो अब हम काउंट करते हैं, अगर सपोज ये 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में, तो ये 3 to 5 की डायरेक्शन में होगा। अब हम पहले एक स्ट्रैंड पे काउंट करेंगे एडेनिन और थाइमिन, एडेनिन का नंबर, और फिर हम दूसरे पे थाइमिन का नंबर करेंगे, क्योंकि एडेनिन हमेशा थाइमिन के बराबर होगा। तो एक एडेनिन हमें यहाँ दिख रहा है, 2 एडेनिन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, तीसरा एडेनिन, चौथा एडेनिन, 4 एडेनिन हमें अभी तक मिल गए हैं, ठीक है। अब थाइमिन का नंबर देखते हैं डीएनए में, 1 2 3 4 दिख रहे हैं। तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स पे क्या है कि एडेनिन और थाइमिन का नंबर इक्वल है, 4 इसी तरीके से गुआनिन का देखते हैं, गुआनिन हमारा 1 2 3 और एक हमारा 1 2 3 ही है गुआनिन, ठीक है। साइटोसिन का नंबर देखते हैं, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे साइटोसिन भी 3 है। तो एरविन चारगाफ का रूल यहाँ पे पास होता है, क्यों? क्योंकि ये कहता है एडेनिन का नंबर हमेशा थाइमिन के बराबर होगा, गुआनिन का नंबर हमेशा साइटोसिन के बराबर होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर देखें तो इनका ये भी रूल कहता है A+G इक्वल्स टू T+C, ठीक है। यानी कि एडेनिन प्लस गुआनिन को अगर आप ऐड कीजिएगा तो इट विल बी इक्वल टू थाइमिन प्लस साइटोसिन। फॉर एग्जांपल एडेनिन हमारा 4 था, गुआनिन हमारा 3 था, अगेन थाइमिन हमारा 4 था एंड साइटोसिन हमारा कितना था, 3। तो 4 + 3 7, 4 + 3 7, तो 7 इज इक्वल्स टू 7। तो ये भी हमारा एक प्रूफ है कि एरविन चारगाफ का रूल जो है वो सही कहता है। और इन्होंने ही कॉम्प्लीमेंटैरिटी का रूल दिया था कि ए हमेशा टी के साथ में एंड जी हमेशा सी के साथ में आएगा, ठीक है। आपको अभी तक 3 चीजें पता हो गई हैं, क्या क्या? एक तो डीएनए के स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक है, यानी कि अगर एक 3 to 5 है तो दूसरा 5 to 3 होगा। दूसरा रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी, ए हमेशा टी के इक्वल रहेगा नंबर में, जी हमेशा सी के इक्वल रहेगा नंबर में, ठीक है। दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स एग्जिस्ट करेंगे, एडेनिन थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड, गुआनिन साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और नेक्स्ट कि एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ में ही आएगा और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ में ही आएगा। हाँ, जब आरएनए का फॉर्मेशन होगा उस टाइम पे हमारा एडेनिन जो है वो यूरेसिल के साथ में आएगा, क्योंकि थाइमिन रिप्लेस हो जाता है। क्लियर है? एरविन चारगाफ के रूल पे काफी सारे न्यूमेरिकल्स आपसे पूछ लेते हैं एग्जाम में, अब हम वो डिस्कस करेंगे।
लेट्स प्रैक्टिस द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एरविन चारग्राफ रूल। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन है, एडेनिन का नंबर 6 है, थाइमिन का नंबर क्या होगा, साइटोसिन का नंबर 10 है, गुआनिन का नंबर क्या होगा। रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटारिटी कहता है A will be equal to T and G will be equal to C। तो A हमारा अगर 6 है, थाइमिन कितना हो जाएगा, एडेनिन अगर 6 है तो थाइमिन भी तो 6 होगा ना, एंड गुआनिन का नंबर हमें फाइंड करना है। ठीक है, एंड साइटोसिन का नंबर 10 है। सो गुआनिन का भी नंबर यहाँ पे साइटोसिन के क्योंकि इक्वल होता है तो ये 10 हो जाएगा। सो फाइनल आंसर क्या होगा हमारा, थाइमिन का नंबर 6 इज द आंसर एंड गुआनिन का नंबर 10 इज द आंसर। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये तो बहुत इजी था, इसके बाद देखते हैं। एडेनिन अगर 30% ऑफ द डीएनए को कंस्टिट्यूट करता है तो थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन का परसेंटेज उस डीएनए में क्या रहा होगा। हमें अगेन यहाँ पे रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटारिटी लगाना है। एडेनिन जो है ये 30% है, दैट मीन्स कि हमारा थाइमिन जो होगा ये भी उस डीएनए में 30% ही होगा। ठीक है, तो अगर हमारा एडेनिन 30% है, थाइमिन 30% है, टोटल परसेंटेज कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, अब इस 100% में से अगर 30 + 30 यानी कि एडेनिन और थाइमिन के परसेंटेज को ऐड करके माइनस कर दिया जाए, यानी कि 100 - 30 + 30। ठीक है, दैट मीन्स 100 - 60। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आएगा, 40% रह जाएगा। इस 40% में हमें गुआनिन और साइटोसिन दोनों का निकालना है क्योंकि हमें थाइमिन का पता चल चुका है कि ये 30% है। ठीक है, तो 40% में गुआनिन और साइटोसिन दोनों का नंबर हमें पता है कि G = C, तो G भी 20 हो जाएगा एंड C भी 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। टोटल थाइमिन 30% होगा, गुआनिन हमारा 20% होगा एंड साइटोसिन भी हमारा 20% ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सी अर्चिन डीएनए, सी अर्चिन का डीएनए है जो कि डबल स्ट्रैंडेड है, 17% ऑफ द बेसिस जो है उसमें साइटोसिन है, रिमेनिंग 3 बेसिस का निकालना है। अगेन ये पिछले क्वेश्चन की तरह है, अगर हमारा साइटोसिन 17% पे है, दैट मींस रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटारिटी के हिसाब से गुआनिन भी हमारा 17% होगा। ठीक है, तो 17 को जब हम ऐड करेंगे, C + G जब करेंगे तो 34% आएगा। अब इस 34% को 100 में से माइनस कर देते हैं तो रिमेनिंग जो बचेगा वो हमारा 50-50 हो जाएगा और उसका हो जाएगा नंबर हमारा एडेनिन और थाइमिन का 66 है ना, 66% बचेगा। तो इस 66% में से हमें पता है कि एडेनिन = थाइमिन, तो एडेनिन हमारा कितना हो जाएगा 33% क्योंकि 66 का हाफ होता है एंड थाइमिन भी हमारा 33% हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? तो कुछ क्वेश्चंस थे हमारे एरविन चारग्राफ रूल के बेसिस पे। अगर आपको इसके अलावा कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और साथ ही अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पे हेल्प चाहिए या कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनवाना है तो यू कैन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, मैं उस पर बना दूंगी। ओके, तब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा टू श्वेताज बायोवर्स। थैंक